हल्की फुल्की ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदों ने मौसम को और भी सुहाना बना दिया था। बस बादलों के गरजने की देर थी कि पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। वो उस वक्त तो बाथरूम में नहा रही थी। अपने लंबे घने बालों को खोले वो शावर के नीचे खड़ी थी, आंखें बंद किए हुए हर चीज से आज़ाद। ठंडा ठंडा पानी उसके सफ़ेद दूधिया वजूद पर फिसलता जा रहा था। ये उसका सबसे पसंदीदा काम हुआ करता था। रात को सोने से पहले वो ठंडे पानी के नीचे कम से कम आधे घंटे खड़े होकर अपने मन को सुकून दिया करती थी। अब भी आंखें बंद करके अपने आसपास से बेपरवाह होकर ठंडे पानी से नहाते हुए खुद को हर थकान से आज़ाद कर रही थी। धीरे धीरे बाहर का मौसम अचानक बदलने लगा था। ठंडी हवाओं का जोर बढ़ने लगा था। बारिश की बूंदों में भी तेजी आने लगी थी। बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ भी बढ़ चुकी थी। अभी कुछ देर पहले जो ये मौसम सुहाना लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मौसम के मिजाज बदल रहे थे, अब ये डरावना लगने लगा था। लेकिन आरोही अब भी हर तरफ से लापरवाह होकर नहाने में मगन थी, इस बात से बेखबर कि अभी कुछ ही देर में उसके साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख पलट कर रख देगा। जैसे ही अचानक बादल जोर से गरजे तो वो डर के मारे अपने आप में ही सिमट गई। जब आंखें खोली तो चारों ओर अंधेरा था। उसे शुरू से ही अंधेरे से बहुत डर लगता था। घबराते हुए उसने जल्दी से शावर बंद किया और अंधेरे में ही हाथ टॉवल की तरफ बढ़ाया। ओफो, एक तो लाइट को भी अभी जाना था। 2 बूंदें गिरती नहीं कि बिजली वालों का फ्यूज उड़ जाता है। वो मन ही मन बड़बड़ाई। लाइट जाने की वजह से उसका मूड बुरी तरह ऑफ हो चुका था, क्योंकि अभी उसका नहाने का और इरादा था। लेकिन अब लाइट नहीं थी तो उसने नहाने का इरादा छोड़ दिया। जैसे ही उसने हाथ टॉवल की तरफ बढ़ाया, टॉवल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। घबराहट के मारे वो वहीं सिमटकर खड़ी रह गई। घर में मम्मी पापा की आवाज़ें पहले से आ रही थीं। वे लोग भी अचानक लाइट चले जाने से परेशान हो चुके थे। आरोही की आदत थी वो हमेशा बाथ टॉवल में ही कमरे से बाहर आती और फिर बेड पर रखे हुए कपड़े पहनती। उस वक्त वो हर पर्दे से आज़ाद थी। कमरे में पहले से ही अंधेरा था, इसलिए अंदाजे से उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर देखा। खिड़की से बिजली की हल्की हल्की चमकती रोशनी आ रही थी। एक नज़र अपने आप पर डाली तो खुद से ही शर्मा गई। अपने हाथों से खुद को ढांकती हुई वो आगे की ओर बढ़ी। झट से उसने नज़र बेड पर डाली तो वहाँ कोई कपड़े नहीं थे और वो अपने सर पर हाथ मारकर एक गहरा सांस लेकर रह गई। उसे याद आया जिस तरह वो गर्मी से बेहाल होकर घर लौटी थी, जल्दबाजी में बाथरूम में घुस गई थी। कपड़े निकालने का होश ही नहीं रहा था। साइड टेबल पर रखे मोबाइल की टॉर्च ऑन की और यूं ही बिना कपड़ों के वो अलमारी के सामने आकर खड़ी हो गई। वो अभी कपड़े निकाल ही रही थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे 2 गहरी आंखें उसे लगातार घूर रही हैं, और ये एहसास होते ही एकदम से उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके वजूद पर एक कपकपी सी छा गई थी। मेरे कमरे में इस वक्त कौन हो सकता है? डर के मारे उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की ही थी कि तभी वो एक मजबूत चौड़े सीने से टकरा चुकी थी। जैसे ही उसने सामने देखा और सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और एक आसमान चीरती चीख आरोही के होठों से निकलने ही वाली थी। लेकिन अगले ही पल वो अपना एक हाथ उसकी बेपर्दा कमर पर रख चुका था और दूसरा हाथ उसके होठों पर रखकर उसके बेहद करीब आ गया। दोनों के जिस्म एक दूसरे में जैसे जो कुछ हुआ था इतनी जल्दबाजी और अचानक हुआ था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। आरोही की बड़ी बड़ी आंखें डर के मारे और भी बड़ी हो गई थीं। वो उसे अपनी बाहों में जकड़े उसकी आंखों में देख रहा था। मोबाइल तो कब का जमीन पर गिर चुका था और कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। आरोही का तो जैसे दम घुटने लगा था। उसे अपनी सांसें रुकती सी महसूस होने लगीं। वो बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। सामने खड़े इंसान की धड़कनें भी तेज होने लगी थीं, जिन्हें आरोही साफ महसूस कर सकती थी। धड़कनें तो आरोही की भी तेज रफ्तार ट्रेन की तरह भाग रही थीं, जिन्हें सामने मौजूद उस इंसान ने भी साफ महसूस कर लिया था। दोनों की धड़कनें एक दूसरे के साथ मिलकर तेजी से धड़क रही थीं। अपने सीने पर आरोही की नरम धड़कनों का एहसास होते ही अर्जुन की निगाहें आरोही के चेहरे से होते हुए आरोही की धड़कनों पर फिसल चुकी थीं। सिर्फ एक पल के लिए उसकी आंखें बड़ी हुई थीं। होंठ अचानक फड़फड़ा उठे थे और अगले ही पल उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। जो कुछ उसकी आंखें देख रही थीं वो देखना नहीं चाहता था,
लेकिन हालात ऐसे बने थे कि न चाहते हुए भी उसकी आंखों ने सब कुछ देख लिया था। वो इस पल के लिए तैयार नहीं था, मगर जिस हाल में उसने आरोही को देखा था, उसके जज्बात उबाल खाने लगे थे। 27-28 साल का एक जवान मर्द था वो, भरपूर जज्बात रखता था, और आरोही का उसके इस तरह करीब आना उसके जज्बातों को बुरी तरह भड़का चुका था। लेकिन वो कुछ भी गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। उधर आरोही अपने होठों के ऊपर से उसकी हथेली हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन ये गलती नहीं कर सकता था। अगर वो आरोही के होठों से हथेली हटाता तो इसका मतलब था घर में एक तूफान आना। जिस हालत में वो दोनों खड़े थे, इस हालत में उन दोनों को कोई भी देख लेता तो दोनों की इज्जत पर सवाल उठ सकते थे, और उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। उसने अपने हाथ हटाने से पहले एक शर्त रखी। उसके कान के पास फुसफुसाकर बोला, आरोही प्लीज रिलैक्स, मेरी बात सुनो। इस वक्त हर तरफ खामोशी है। अगर तुमने जरा भी आवाज उठाई या चिल्लाई तो तुम्हारे घर वाले यहाँ आ जाएंगे, और फिर तुम जानती हो ना, तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि जिस हालत में हम दोनों खड़े हैं, हम दोनों की इज्जत का तमाशा लग जाएगा। मेरी बात मानो, मैं जो कहने वाला हूँ अगर तुम मान जाओ तो मैं अपना हाथ हटा दूंगा तुम्हारे चेहरे से। किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। आरोही की आंखों में जैसे खून उबाल मारने लगा था। आंसू लगातार बह रहे थे। खुद को 7 पर्दों में छिपाकर रखने वाली आरोही आज एक अजनबी के सामने हर पर्दे से आज़ाद खड़ी थी, बल्कि सामने नहीं, उसकी बाहों में थी। और यह एहसास ही आरोही की जान निकालने के लिए काफ़ी था। जब उसने आरोही को कमर से खींचकर और भी करीब किया और उसके कान के किनारे दांतों से काटकर जो कुछ कहा, उसे सुनकर आरोही तो जैसे जान से ही चली गई, क्योंकि आरोही ने आंसू बहती आंखों से उसकी बात मानने का इशारा कर दिया। अर्जुन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। वो जानता था कि उसकी बात मानने के अलावा आरोही के पास दूसरा रास्ता था ही नहीं। उसने धीरे से आरोही के होंठों से अपना हाथ हटाया था और फिर उसको बेड पर। आरोही अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी। आरोही से छोटी उसकी बहन निशा थी। दोनों बेटियों में उनके माँ बाप की जान बसती थी। आरोही का कॉलेज पूरा हो चुका था, जबकि निशा अभी स्कूल में ही पढ़ रही थी। वो 10वीं क्लास की छात्रा थी। आज कॉलेज में उसका आखिरी दिन था। एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। उसकी सारी सहेलियां फुल मेकअप करके तैयार खड़ी थीं। पैंट, शर्ट, जीन्स, चुस्त कपड़े जिनसे उनके जिस्म की झलकें साफ नजर आ रही थीं, खुले बाल और उस पर स्लीवलेस टॉप्स। जहां भी नजर उठती हर तरफ हुस्न ही हुस्न बिखरा हुआ था। कॉलेज के लड़के इन पटाखों को देखकर आहें भर रहे थे। मौका मिलते ही वो लड़कियों को छूने की कोशिश भी कर रहे थे। डांस पार्टी चल रही थी, हंसी मजाक सब कुछ हो रहा था। लेकिन इन सबसे अलग थलग 19 साल की आरोही एक किनारे बैठी थी, सादगी में भी बेहद खूबसूरत। पैरों तक आती मैक्सी, पूरे बाजू, और उसका दुपट्टा इस तरह से गले में सेट था कि उसके शरीर की कोई झलक किसी को न दिखे। मेकअप के नाम पर उसके चेहरे पर सिवाय आंखों में काजल की कोई दूसरी चीज नहीं थी। उसकी नेचुरल खूबसूरती ही काफ़ी थी कि लोगों की नज़रें उसके चेहरे से हटती नहीं थीं। खूबसूरत गुलाबी नेचुरल होंठ, हल्की गुलाबी रंगत लिए उसके भरे भरे गाल, शहद जैसी आँखें जिसमें काजल की हल्की सी लकीर ने उन्हें और भी कातिल बना दिया था। वो बहुत ही बोर सी शक्ल बनाए सामने मौजूद लड़कियों के ग्रुप को देख रही थी। 4-4, 5-5 लड़कियों का ग्रुप था और सब अपनी अपनी मस्तियों में बिजी थीं। तो कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करने में बिजी थी। उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो अपनी टेबल पर अकेली बैठी ये सब देखकर बुरी तरह बोर हो रही थी। उसी वक्त 2 लड़कियां उसके पास से गुजरी और उसका खुलकर मजाक उड़ाते हुए बोली, क्या बहन जी टाइप बनकर बैठी हो? आज तो हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है। आओ हमारे साथ नाचो गाओ, फिर ये पल दोबारा नहीं आएंगे। इतनी खूबसूरत हो, लेकिन क्या फ़ायदा तुम्हारी खूबसूरती का जब तुम्हारी इस खूबसूरती की कोई तारीफ करने वाला ही ना हो। लेकिन आरोही शुरू से ही बहुत संवेदनशील टाइप की लड़की थी। वो लड़कों से तो कोसों दूर रहती थी। उनके बीच रहकर उसे एक अजीब सी बेचैनी और उलझन होने लगती थी। दिल में एक अजीब सा डर सिमटने लगता था। जब भी उसके आसपास कोई लड़का होता, वो खुद को इनसिक्योर फील करने लगती थी। उसने तुरंत ही उन दोनों लड़कियों को इनकार कर दिया और सबसे अलग दूर बैठकर लड़के लड़कियों को हंसते मुस्कुराते देखती रही। वो लड़कियां मुंह बनाते हुए चली गईं। वो कॉलेज की टॉप स्टूडेंट्स में से एक थी। पार्टी के ख़त्म होने के बाद वो कॉलेज से बाहर निकली।
अपनी सहेलियों को अलविदा कहकर जैसे ही आगे बढ़ी तो देखा बस तो कब की जा चुकी थी। आज उसके पापा एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त थे और शहर से थोड़े दूर थे, इसीलिए उन्होंने उसे कहा था कि आज उसे बस से घर आना है, वरना वो तो हमेशा अपनी कार से आती जाती थी। मजबूरी में वो थोड़ा आगे चली गई, सोचा किसी टैक्सी में बैठकर घर चली जाएगी, लेकिन तभी सड़क पार करते हुए एक यू टर्न लेती तेज रफ्तार कार अचानक उसके सामने आ गई। आरोही का दिल उछलकर हलक में आया था। जल्दी से उसने बचने की कोशिश की, लेकिन कार की ब्रेक की तेज आवाज दूर तक सुनाई दी। कार में बैठे व्यक्ति ने हिम्मत दिखाते हुए वक्त पर ब्रेक लगा दी थी, वरना जिस स्पीड से कार आ रही थी कुछ भी हो सकता था। आरोही ने डर के मारे दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए और एक जोरदार चीख मारी कि पेड़ों पर बैठे परिंदे भी फड़फड़ाकर उड़ गए थे। आसपास खड़े लोगों ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली थीं। उसे तो लगा शायद अब उसकी आंखें स्वर्ग में ही जाकर खुलेंगी, लेकिन जब धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं तो देखा कि लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। और तभी उस कार में से एक नौजवान लड़का बाहर निकला। ओह सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, असल में मैं समझ नहीं पाया। इससे पहले कि वो लड़का कुछ और कहता, अगले ही पल आरोही ने उसे गुस्से से देखा और आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह ही नोच ले। गुस्से से बोली, क्या क्या समझ नहीं आया आपको? क्या आप किसी दूसरी दुनिया के वासी हैं? क्या आपके यहाँ के रूल्स रेगुलेशन नहीं पता कि सड़क पर गाड़ी कैसे चलाई जाती है? दिख नहीं रहा था आपको? क्या अंधे हैं आप? नज़र नहीं आता आपको कि एक जिंदा जीती जागती 5 फुट 5 इंच की लड़की सड़क पर चल रही है? ये जो बड़ी बड़ी आंखें माथे पर सजी हुई हैं, क्या ये सिर्फ शोपीस हैं या फिर ये देखने का काम भी करती हैं? अरे अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो चलाते क्यों हैं? आप जैसे अमीर लड़कों का यही तो मसला है, कभी नशे में गाड़ी चढ़ा देते हैं तो कभी जानबूझकर। लड़की दिखी नहीं कि शेखी बघाने आ जाते हैं। वो सबके सामने उसका कॉलर पकड़े उसे अच्छी खासा बेइज्जत कर चुकी थी, मगर कमाल है कि उस लड़के ने अब तक मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला था। बड़े आराम से उसके हाथों से अपना कॉलर छुड़ाया, खुद को ठीक किया और बोला, मिस, मैंने कहा ना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। असल में मैं आज ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आया हूँ और वहाँ की ड्राइविंग और यहाँ की ड्राइविंग में काफ़ी फ़र्क है। बस इसी वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो गई। शुक्र है आप ठीक हैं। आपको कहीं लगी तो नहीं? अगर आपको चोट वगैरह लगी हो तो मैं आपको अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आरोही उसकी एक न सुन रही थी और गुस्से में बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी इतनी परवाह करने की, बल्कि मेरा दिल तो कर रहा है कि तुम्हारे सिर पर ये ईंट उठाकर दे मारूं। उसने सड़क के किनारे पड़ी एक ईंट की ओर इशारा किया और आरोही के इशारा करने पर उस लड़के की नज़र भी उस ईंट पर जाकर टिकी थी और उसकी आंखें डर से सिमट गईं। वो अपने मन में सोचने लगा, इस लड़की का कोई भरोसा नहीं, सच में ईंट उठाकर मेरे सर पर मार भी सकती है। ये सोचकर ही उस लड़के ने डर के मारे थूक निकला था और मन ही मन भगवान को याद करने लगा कि इस लड़की से मेरा पीछा छुड़ा दे। हटो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अगर मुंबई की सड़कों पर ये हाल है तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कितने लोगों को सरेआम उड़ाकर आए होंगे। मुझे तो तुम शक्ल से ही कोई अपराधी लगते हो। जरूर जेल से भागे होगे और पुलिस तुम्हारा पीछा कर रही होगी, है ना? यही बात है ना? मैं सच कह रही हूँ। ये कहते हुए आरोही ने आसपास नजरें दौड़ाई थीं कि जरूर पुलिस इस लड़के के पीछे होगी, जबकि उसकी इस बात पर बुझ जी भर के हंसा था। गुलाबी गाउन में तेज चिलचिलाती धूप में वो लड़की गुस्से के मारे खुद भी गुलाबी हो रही थी और जिस तरह बार बार अपनी उंगली उठाकर उसे वार्न कर रही थी, अर्जुन उसकी हिम्मत की दाद दिए बिना न रह सका। उसने अपनी हंसी को होठों के अंदर ही दबाया था कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल स्क्रीन पर प्रीता नाम चमक रहा था और उसके लबों को फिर से एक दिलकश मुस्कान ने छुआ था। सॉरी प्रीता, अभी बात नहीं कर सकता। जिंदगी में पहली बार था जब उसने प्रीता की कॉल काटी थी। उस प्रीता की कॉल जो उसकी रगों में खून बनकर दौड़ती थी, उसकी मोहब्बत, उसकी ज़िंदगी थी वो। लेकिन अभी फ़िलहाल तो उसके सामने खड़ी इस तूफ़ान से निपटना ज़रूरी था जो किसी भी तौर उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं लगती थी। फ़ोन बंद करके उसने जेब में डाला और बोला, मिस, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको इसकी भरपाई के पैसे भी दे सकता हूँ। बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? वो अपनी जेब से अच्छे खासे नोट निकाल चुका था ताकि किसी तरह से लड़की को चुप करवा सके, लेकिन पैसे का नाम सुनकर तो आरोही और भी ज़्यादा गुस्से के मारे भड़क उठी थी। आप मुझे पैसे का रौब दिखा रहे हैं? मुझे ख़रीदना चाहते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना पैसा दिखाने की?
गुस्से के मारे उंगली उठाते हुए वो अर्जुन के और भी करीब हुई थी और अर्जुन डर के मारे 2 कदम पीछे हटा था। खैर, जैसे तैसे आसपास खड़े लोगों ने मामला निपटाया और एक व्यक्ति ने टैक्सी बुला दी, जिससे आरोही अपने घर की ओर रवाना हो गई। उसे लगा था शायद ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी उस लड़के से। जब तक वो घर पहुंची, वो इस घटना को अपने दिमाग से झटक भी चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी जिंदगी में कुछ लोगों का टकराव बेमतलब नहीं होता। इस अचानक टकराव के पीछे भी भगवान का एक बहुत बड़ा इशारा छिपा होता है। यहीं से शायद आरोही की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर सफर करने वाली थी, जिससे आरोही एकदम अनजान थी। जब वो घर पहुंची तो सामने उसकी माँ बिमला जी खाने का इंतजाम कर रही थी। पूरा घर खाने की खुशबुओं से महक रहा था। घर में एकदम से काफी हलचल सी दिखाई देने लगी थी। वैसे तो आरोही के घर में उसके माँ बाप और उसकी छोटी बहन रहते थे, और इस वक्त जब आरोही आती थी तो घर में एकदम शांति और सुकून मिलता था। लेकिन इस वक्त तो मामला ही कुछ और दिख रहा था। चहल पहल सी मची हुई थी। 2 नौकरानियां हॉल की सफाई करने में बिजी थीं। घर में फैली खाने की खुशबू ने आरोही को ठिठकने पर मजबूर कर दिया था। आरोही ने मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखा और कहा, क्या बात है मम्मा, बड़ी साफ सफाई हो रही है, क्या कोई खास मेहमान आने वाला है? अगले ही पल सोफा साफ कराती हुई उसकी माँ बेमन से बोल पड़ी, हाँ बेटा, तुम्हारे पापा के दोस्त सहगल अंकल अपने बेटे के साथ यहाँ आ रहे हैं, तो बस उन्हीं के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। जैसे ही बात आरोही ने सुनी, पानी पीते वक्त एक घूंट जैसे उसके गले में अटक गया। फौरन पानी निगल कर बोली, क्या मतलब? वो तो दूसरे देश में सेटल हो गए थे ना? वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ बिटिया, वो तो दूसरे देश में ही सेटल हैं, लेकिन जानती तो हो वो कितने धार्मिक लोग हैं। उन्होंने अपने बेटे अर्जुन की शादी यहीं मुंबई में अपने ही देश की लड़की से करनी है। उनका मानना है घर में बहू तो हिंदुस्तानी ही लेकर आएंगे। लाख विदेश में सेटल हैं और वहीं के कल्चर में रंग चुके हैं, लेकिन शादी पुराने तौर तरीकों से करेंगे, जिससे कि वो अपनी परंपराओं को जिंदा रख सकें। वो बस इसीलिए इसी सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं, और फिर बेटे की शादी होते ही वो लोग वापस चले जाएंगे। तुम्हारे पापा ने कहा है जब तक वो लोग अपने बेटे की शादी नहीं कर लेते, हमारे यहाँ ही रहेंगे। आरोही के माथे पर बल पड़ चुके थे। तुरंत भौहें चढ़ाकर कहने लगी, वैसे तो पापा हम पर बहुत पाबंदियां लगाते हैं, बड़े धार्मिक बनते हैं, लेकिन अब उन्हें क्या हो गया है? एक जवान लड़के को, वो भी जो विदेश में पला बड़ा है, कैसे हमारी जैसी जवान बेटियों के बीच इस घर में रख सकते हैं? अपने घर में अनजान लोगों का सुनकर आरोही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, और ये बात तो उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी कि वो लोग लंबे समय तक उसके घर में रुकने वाले हैं। तो वो मुंह बनाते हुए दोबारा बोली, मम्मी, पापा को तो ये भी पता है कि विदेशों में रहने वाले लड़के कैसे होते हैं, और वो अर्जुन, मैं तो बचपन से उसे देखती आई हूँ, कितना अजीब सा और बदतमीज लड़का था, बिल्कुल बिगड़ा हुआ। उसके माँ बाप तो वैसे भी उस पर ध्यान नहीं देते थे, और अब तो उसकी माँ भी नहीं है। माँ के बिना पला है, न जाने कैसी आदतें होंगी उसकी। आप प्लीज़ एक बार पापा से बात करें, वो लोग किसी होटल में भी तो रह सकते हैं ना? मैंने बात की थी तुम्हारे पापा से, लेकिन तुम तो जानती हो ना तुम्हारे सहगल अंकल और तुम्हारे पापा में कितनी दोस्ती है। जब उनका खुद का मकान मुंबई में है, तो ऐसे में उनका दोस्त होटल में रहे, ये बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरोही मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली आई थी। आरोही एक बार फिर वक्त से पहले ही बहुत कुछ सोचने लगी थी। बचपन से ही आरोही की आदत थी, जरा जरा सी बात को वो घंटों बैठकर सोचा करती थी और खुद को परेशान करती। अब भी मेहमानों के आने पर वो अंदर से बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। शाम को वो अपने कमरे में यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देने की तैयारी कर रही थी, जब बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें आईं। आरोही ने जैसे ही बाहर आकर देखा तो सामने का मंजर उसकी सोच के बिल्कुल अनुसार था। सामने ही सहगल अंकल और अर्जुन खड़े थे। सहगल अंकल को तो वो देख चुकी थी, लेकिन अर्जुन की उसकी तरफ से पीठ थी। उसने आगे बढ़कर दोनों से औपचारिक नमस्ते की। अर्जुन एक हैंडसम और बेहद खूबसूरत लड़का था, ऐसा कि उसकी खूबसूरत जादू भरी पर्सनालिटी देखकर हर कोई उसका दीवाना हो जाए। दोनों की नज़रें एक पल के लिए एक दूसरे से मिली थीं, और अगले ही पल आरोही का चेहरा लाल हो चुका था। अर्जुन के चेहरे पर भी पहचान की चमक उभरी थी, और आरोही को इस तरह सामने देखकर वो बुरी तरह हैरान और परेशान भी हुआ था। आरोही का चेहरा अभी गुस्से के मारे दहक रहा था, लेकिन अगले ही पल उसका सारा गुस्सा उड़नछू हो गया था, और अब गुस्से की जगह परेशानी और डर ने ले ली थी। ये तो वही था जो कुछ देर पहले सड़क पर मिला था और जिसे आरोही अच्छी खासी बेइज्जत कर चुकी थी। कहाँ खबर थी कि यही अर्जुन है
सहगल अंकल का बेटा, और अब अच्छे से उन्हीं के घर में रहने आया है। अगर उसने पापा से मेरी शिकायत लगा दी कि मैं जरा सी बात पर उसे कितना बेइज्जत कर चुकी हूँ, तो पापा तो मुझे अच्छी खासी डांट लगा देंगे, वो भी इसी के सामने। ये सोच कर ही आरोही के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। अर्जुन ने उसे गहरी नज़रों से देखा था और अर्जुन की ये गहरी नज़रें आरोही के अंदर तक उतर चुकी थीं। अगर वो अपने पापा के सामने उसकी बेइज्जती शुरू कर देता तो ये सोच कर ही आरोही घबरा गई थी। इसके बाद वो ऐसे किचन में घुसी जैसे वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं था और उनके लिए खाना बनाने लगी। डाइनिंग टेबल पर सब लोग साथ में खाना खा रहे थे, लेकिन आरोही ने खाना अपने कमरे में ही खाया। वो जो सोच रही थी ये लड़का बाहर के माहौल में रहकर जरूर बिगड़ गया होगा, लेकिन जब वो 2 दिन उस घर में रहा तो आरोही की सोच धीरे धीरे उसके लिए बदलने लगी थी, क्योंकि अर्जुन हमेशा नजरें झुकाकर रहता, फालतू बातें नहीं करता और अपने काम से काम रखता। 2 दिन बाद ही सहगल अंकल कहने लगे, हम लोग मुंबई यहाँ अपने बिजनेस की ब्रांच शुरू करना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि इसी महीने हम अपने बेटे की शादी करवाकर वापस विदेश चले जाएं। ये सारी बातें उस वक्त घर में ही हो रही थीं और आरोही छत पर सूखे कपड़े उतारने के लिए चली आई। जैसे उसने छत पर कदम रखा उसे अर्जुन की आवाज़ सुनाई दी। वो तो ये सोच रही थी कि शायद इस लड़के से बदतमीजी करके उसने गलती कर दी है। ये तो काफ़ी समझदार लगता है। वो बस मौके की तलाश में थी कि किसी तरह अर्जुन से माफ़ी मांग ले, लेकिन जैसे ही वो छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी उसके कदम रुक गए। अर्जुन की एक ठाके भरी हंसी की आवाज़ आ रही थी। वो इंग्लिश में किसी गोरी मैम से पटर पटर बात कर रहा था और हंसकर कह रहा था, तुम्हारे बिना तो मेरे दिन रात मुश्किल से कट रहे हैं। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी तुमसे एक मुलाकात हो जाए। तुम्हारे साथ बिताया हुआ वक्त मुझे बेचैन कर रहा है। पता नहीं सामने से क्या कहा गया था कि अर्जुन और भी ज़ोर से हंस पड़ा। बस थोड़ा सा इंतज़ार और मेरी जान, उसके बाद तुम मेरी बाहों में। ये सुनकर आरोही के माथे पर बल पड़ गए। अचानक उसके दिल में बेचैनी और उलझन भर गई। वो तो इसे एक शरीफ और सीधा लड़का समझ रही थी, लेकिन अगले ही पल वो अपने मन ही मन में बुदबुदाने लगी, देखो तो इस छिचोरे लड़के को, इसका बाप नीचे इसकी एक शरीफ और ख़ानदानी लड़की से शादी की बात कर रहा है और ये यहाँ लड़कियों से घटिया बातें कर रहा है। पता नहीं कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका होगा। शक्ल से तो मासूम लगता है और अंदर से पूरा शैतान है। ये कहकर वो गला खकार कर छत पर पहुंची तो अर्जुन ने फौरन अपने कान से फ़ोन हटा लिया। आरोही ने बिना उसकी ओर देखे जल्दी जल्दी से तार पर फैले हुए कपड़े उतारना शुरू कर दिए। तभी अर्जुन भी उसके पास आया और तार पर लटके हुए कपड़े उतार कर उसे देने लगा। आरोही ने बिना उसकी ओर देखे कपड़े उसके हाथों से लेना शुरू कर दिए, मगर जैसे ही उसका ध्यान अर्जुन के दिए गए कपड़ों पर गया उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। अर्जुन और कपड़े उतार कर उसे देने लगा, लेकिन आरोही ने फौरन उसका हाथ झटक दिया और कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आपको किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई कि लड़कियों के कपड़ों को हाथ नहीं लगाते? बदतमीज़, बेशरम इंसान। इसमें बदतमीजी और बेशर्मी की क्या बात है? कपड़े तो कपड़े होते हैं, चाहे लड़के के या फिर लड़की के हों। इस बार अर्जुन के माथे पर बल पड़ चुके थे। अरे अजीब इंसान हैं आप, एक तो गलती नहीं मान रहे, ऊपर से मुझे ही बातें सुना रहे हैं। आप इतने बेवकूफ़ तो नहीं कि आपको समझ ना आए कि वो मेरे इनर वियर। कहते कहते आरोही खामोश हो गई थी। शर्म के मारे वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। अब जाएं यहाँ से, मुझे आप जैसे बदतमीज और बेशरम इंसान से बात करने का कोई शौक़ नहीं। वो उसकी तरफ से पीठ मोड़कर खड़ी हो गई थी और जल्दी जल्दी तार के ऊपर से कपड़े उतारने लगी, जबकि इस बार अर्जुन को गुस्सा आया था। वो गुस्से से आगे बढ़कर कहने लगा, देखिए आप मुझे बार बार बेशरम और बदतमीज कहकर मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मैं आपकी पहली गलती सिर्फ इसलिए माफ़ कर चुका हूँ क्योंकि आप मेरे पापा के बहुत ही अच्छे दोस्त की बेटी हैं, लेकिन अगर आपने दोबारा बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए, समझी आप? मैं एक रत्ती भर भी हिसाब नहीं रखता। अगर मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ तो सिर्फ आपके पापा की वजह से। लेकिन आरोही बिना कोई जवाब दिए वहाँ से नीचे उतर आई थी। अगले कुछ दिन यूं ही गुजर गए थे। उसने अर्जुन को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था। एक दिन आरोही की छोटी बहन निशा ने उसके कंधे पर हल्की सी थपकी देकर कहा, दीदी आपको अर्जुन भैया कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत स्मार्ट और गुड लुकिंग लगे। कसम से अगर ये मेरे जीजू बन जाए ना तो मेरे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। आप उनके साथ विदेश चली जाना, फिर हम भी अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया आया करेंगे। कितना मज़ा आएगा दीदी, एक बार सोच कर तो देखिए।
उसके इन शब्दों पर आरोही का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अगले ही पल उसने निशा की पीठ पर एक जोरदार घूंसा जड़ दिया और गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? कहाँ से सीख रही हो ये सब कुछ? रुको, तुम्हारी शिकायत तो मम्मी को लगानी पड़ेगी। सॉरी दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी। निशा ने फौरन ही बहन के गले में बाहें डालकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफ़ी मांग ली। उसे पता था अगर बात मम्मी तक पहुंच गई तो निशा की अच्छी भली क्लास लग जानी थी। वो उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई, लेकिन दिल की धड़कन अब भी तेज थी। ये बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि कहीं सहगल अंकल उसी का रिश्ता ना मांग लें। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरी मर्जी के बिना मेरा रिश्ता उस खड़ूस और बदतमीज इंसान से तय कर सकें। मैं साफ मना कर दूंगी। उसने अपने दिल में एकदम पक्का इरादा कर लिया था और ये इरादा करते ही वो अंदर तक शांत हो गई। उस दिन सहगल अंकल अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए दूसरे शहर गए हुए थे और उनके साथ आरोही के पापा भी चले गए थे। जब सहगल अंकल घर लौटे उसी समय आरोही पेपर देकर घर पहुंची थी। तेज गर्मी की वजह से वो बिल्कुल थक चुकी थी। दुपट्टा एक तरफ रखकर बालों को सोफे पर फैलाए वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। झट से उसने अपनी आंखें खोल दी। सामने ही अर्जुन खड़ा था। अर्जुन की चमकती निगाहें आरोही के ऊपर ही टिकी हुई थीं। उसके लबों पर हल्की सी एक शरारती मुस्कान आई थी। वैसे एक बात बताइए, आपका और धूप का क्या कोई पुराना दुश्मनी का रिश्ता है? जब भी आप धूप में जाती हैं, धूप अपना सारा गुस्सा आप पर निकाल कर आपको लाल कर देती है। धूप की वजह से उसके गाल लाल टमाटर हो रहे थे और अर्जुन ने उसके लाल टमाटर जैसे गालों को निशाना बनाया था। आरोही फौरन उठकर सीधी हुई और जल्दी से अपना दुपट्टा उठाकर अपने आसपास लपेटने लगी और अर्जुन को जल्दी ही एहसास हुआ कि आरोही उसके सामने बिना दुपट्टे के है। हालांकि आज तक उसने आरोही को बिना दुपट्टे के नहीं देखा था। जल्दी ही अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने तुरंत ही अपनी नज़रें फेर लीं और कहने लगा, सॉरी, दरअसल मैं अभी अभी घर आया था, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर होंगी। वो बार बार उससे नज़रें चुरा रहा था और उससे माफ़ी मांग रहा था। आरोही ने फ़ौरन दुपट्टा ठीक किया। वो मेहमान था इसलिए कुछ कह भी नहीं सकती थी। तभी उसने जैसे ही अपनी जेब से मोबाइल निकाला वो ज़मीन पर गिर पड़ा। आरोही के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। अर्जुन ने जल्दी से मोबाइल उठाकर उलट पलट कर चेक किया। डैम इट, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी थी, लेकिन मुझे लगता है ये तो ख़राब हो गया। अर्जुन फ़ोन चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन ऑन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आरोही ने अपना मोबाइल पर्स से निकालकर तुरंत अर्जुन की तरफ बढ़ाया और कांपती हुई आवाज़ में बोली, अगर आपकी कॉल ज़रूरी है तो आप मेरा मोबाइल यूज़ कर लीजिए। ये पहली बार था जब उसने अर्जुन से नरमी से बात की थी। अर्जुन ने पहले तो इनकार किया कि जब पापा घर आ जाएंगे तो उनके मोबाइल से बात कर लूँगा, लेकिन उसके बार बार कहने पर उसने आरोही का मोबाइल ले लिया क्योंकि उसे वाकई बहुत ज़रूरी कॉल करनी थी। जाते जाते उसने एक हल्की सी मुस्कान आरोही की तरफ उछाली थी और जिससे आरोही का चेहरा एकदम से लाल हो गया। वो मोबाइल देकर सीधा अपने कमरे में आई थी और फिर वॉशरूम में घुस गई। लेकिन उसे ये खबर कहाँ थी कि कुछ ही देर में उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आरोही उस वक्त बाथरूम में नहा रही थी जब अर्जुन फ़ोन पर बात करने के बाद यूं ही अचानक मोबाइल की स्क्रीन को देखने लगा। वहाँ आरोही की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी हुई थी। उसे मुस्कुराता देख अर्जुन के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई। खूबसूरत तो बहुत है, इस बात में कोई शक नहीं, और जब गुस्से में होती है तो और भी खूबसूरत लगती है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन बेख्याली में उसकी उंगलियां मोबाइल की गैलरी में चली गईं, जहां पर अनगिनत सेल्फियां थीं। वो उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीरों में जैसे खोसा गया था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को झटका। ये मैं क्या कर रहा हूँ? वो खुद से बड़बड़ाया और फौरन मोबाइल की स्क्रीन बंद करके उसके कमरे की ओर बढ़ गया। आरोही का मोबाइल वापस करके वो उसे थैंक यू बोलना चाहता था और उसी पल बिजली चली गई। उसने धीरे से दरवाजे का हैंडल घुमाया, मगर दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि आरोही उस वक्त हर कपड़े से आज़ाद अलमारी के सामने खड़ी थी। उसने अपने लंबे घने बालों को इस वक्त क्लेचर में कैद कर रखा था, लेकिन कुछ लटें तो उसके भीगे बदन से चिपकी हुई थीं। मंजर ही कुछ ऐसा था कि अर्जुन अपनी नज़रें हटा नहीं पाया। रात का ये हसीन पहर, बाहर होती बारिश, चमकती बिजली, और फिर ऐसे में जब बिजली चली गई तो हल्की हल्की रोशनी में दूध जैसे सफ़ेद वजूद का चमकता हुआ नज़ारा दिखाई दिया।
तो एक पल को अर्जुन के भी होश उड़ गए थे। वो अपनी पलकें झपका ही नहीं पा रहा था। वो वापस लौट जाना चाहता था, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन ने पकड़ लिए थे। अर्जुन का किरदार ऐसा नहीं था कि वो दिलफेंक हो या हर लड़की को दिल दे बैठे। ना ही आज से पहले उसने किसी लड़की के साथ अकेले वक्त बिताया था। मगर उस वक्त आरोही को देखकर वो उसी पल अपना तन मन उस पर हार चुका था। धीरे धीरे चलता हुआ जैसे किसी बेखुदी में वो आगे बढ़ा था। बादलों की गड़गड़ाहट में उसके कदमों की आहट पूरी तरह से दब चुकी थी। जब वो उसके पीछे खड़ा होकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाने ही वाला था कि आरोही पलट गई। इससे पहले वो उसे सामने देखकर चीखती अर्जुन होश की दुनिया में वापस लौट आया था और फौरन उसके होंठों पर हाथ रख चुका था। उसे इस तरह की स्थिति का अंदाजा नहीं था। पल के 1000वें हिस्से में उसे एहसास हो चुका था कि ये बहुत नाजुक कंडीशन है, और ये सोचते ही अर्जुन का शरीर भी पसीने से भीग चुका था। वो तुरंत कहने लगा, प्लीज़ शोर मत मचाना। अगर तुमने शोर मचाया तो सब आ जाएंगे और फिर पता नहीं क्या होगा। मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा मोबाइल देने आया था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो अब भी वहीं खड़ा था कि अचानक लाइट आ गई। पूरा कमरा रोशनियों से भर गया। वो पूरी तरह अर्जुन से लगी खड़ी थी। अर्जुन का एक हाथ उसकी कमर पर और एक हाथ उसके होंठों पर था। आरोही ने खुद को उस हालत में देखा तो और ज़्यादा सहन नहीं कर पाई। उसने आज तक किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। वो शुरू से ही एक नेक शरीफ लड़की रही थी जिसने हमेशा खुद को ढक कर रखा था, लेकिन आज एक गैर लड़के के सामने इस तरह हो जाना उसके मन और सोच पर गहरा असर छोड़ गया था। अचानक ही उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और वो वहीं उसकी बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ी, जबकि अर्जुन बुरी तरह घबरा चुका था। उसने हाथ बढ़ाकर बेड की चादर खींची और आरोही को उससे कवर कर दिया। वो घबराकर उसे बाहों में उठाकर बेड पर लेटा चुका था। आंखें बंद की और जल्दी से कंबल उसके ऊपर उड़ा दिया। उसका अपना वजूद भी बुरी तरह कांपने लगा था। वो फौरन वहां से निकल गया। शाम से ही आरोही किसी को नजर नहीं आई थी। हर कोई आरोही के बारे में पूछ रहा था, आरोही कहाँ है। तभी एक दिल दहला देने वाली चीख आरोही के कमरे से गूंजी। ये चीख उसकी छोटी बहन निशा और उसकी माँ को कमरे की तरफ दौड़ने पर मजबूर कर गई। उन्होंने आरोही को बेड पर कंबल में लिपटा हुआ चीखते चिल्लाते हुए पाया। उसकी माँ ने जब उसे इस हालत में देखा तो घबरा गई। आरोही चीख चीख कर कह रही थी, प्लीज़ मेरे पास मत आना, मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो, मुझे हाथ मत लगाओ। फौरन दरवाज़ा लॉक करके माँ और बेटी उसके पास बैठ गईं। जिस तरह वो चीख रही थी, बिमला जी को आज से कई साल पहले का मंजर याद आ गया, जिसे उन्होंने फौरन दिमाग से झटक दिया और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उन्हें लगा शायद आरोही ने कोई बुरा सपना देखा है। बाथरूम की हालत और कमरे की हालत देखकर वो इतना तो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि आरोही नहाकर निकली थी, लेकिन इस तरह वो कंबल में क्यों लिपटी पड़ी थी और इस तरह क्यों चीख चिल्ला रही थी, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। निशा से अलमारी से कपड़े निकलवाए और खुद ही उन्होंने आरोही को कपड़े पहनाए, मगर वो तेज बुखार में तप रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना था ये लक्षण इस ओर इशारा करते हैं कि कहीं इनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं हुई। जब भी वो होश में आती तो चीखने चिल्लाने लगती। हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर हुआ क्या है। जब सहगल अंकल और आरोही के पापा को सूचना मिली तो वो फौरन दूसरे शहर से अपना सारा काम छोड़कर वापस आ गए थे। आरोही घर तो लौट आई थी, मगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो एकदम से खामोश होकर रह गई थी, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सदमा लग चुका हो। बिमला जी की आंखों में 9 साल पुराना मंजर ताज़ा हो गया, जब वो अक्सर अपनी सहेली के घर खेलने जाया करती थी, जो उनके पड़ोस में ही रहती थी। इसलिए दोनों परिवार एक दूसरे पर पूरा पूरा भरोसा करते थे। एक शाम जब आरोही वहाँ खेलने गई, दुर्भाग्यवश उसकी सहेली अपनी माँ के साथ बाजार गई हुई थी। सहेली के पिताजी ने आरोही से कहा, बेटा यहीं रुको, कुछ देर बाद तुम्हारी सहेली आ जाएगी, तब तक तुम मेरे साथ खेल लो। इस तरह उस आदमी ने मासूम आरोही की मासूमियत का फ़ायदा उठाया और उससे अजीबोगरीब हरकतें करवाने लगा। जब आरोही को महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसने तुरंत खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति, आरोही की इज्जत तो बच गई क्योंकि उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर उसके माँ बाप वहाँ पर मौके पर पहुँच चुके थे। उस व्यक्ति को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस घटना ने आरोही के मासूम से मन पर गहरा असर डाला। उसी दिन के बाद से आरोही को भीड़ भाड़ वाली जगहों से, ख़ास तौर पर मर्दों से डर महसूस होने लगा था। उसने कभी कोई मेल फ्रेंड नहीं बनाया था और ना ही किसी मर्द पर भरोसा किया।
लेकिन आज एक बार फिर जब उसने अर्जुन को इस अंदाज में अपने करीब होते हुए देखा तो उसके दिमाग में पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। उसे लगा शायद अर्जुन भी उसके साथ वही सब कुछ करने वाला है जो उस अंकल ने करने की कोशिश की थी। दोनों घटनाएं एक साथ उसके दिमाग पर चोट कर गईं। वो लाख कोशिश करती कि बीती सारी पुरानी बातें भुला दे और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करे, लेकिन चाह कर भी वो ये बात भूल नहीं पा रही थी कि अर्जुन ने उसे किस हाल में देखा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? वो मेरे इतने करीब था, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों की सरसराहट महसूस कर रही थी। उसने मुझे छुआ था। सोचते सोचते आरोही की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे थे। घर आने के बाद भी वो लगातार चिल्ला ही रही थी, जबकि अर्जुन अपने अंदर एक अजीब सी उलझन लिए बैठा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। जो कुछ हुआ था अचानक हुआ था, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो सही नहीं हुआ था। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। बार बार प्रीता की कॉल्स आ रही थी, लेकिन वो प्रीता की कॉल्स पिक नहीं कर रहा था। उसका दिमाग तो सिर्फ और सिर्फ आरोही में ही उलझा हुआ था। प्रीता और अर्जुन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बल्कि प्रीता तो अर्जुन के लिए एकदम जुनूनी हो चुकी थी। प्रीता पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गई थी। वहीं यूनिवर्सिटी में उन दोनों के बीच रिश्ते मजबूत हुए। अर्जुन तो वहीं का होकर रह गया, लेकिन प्रीता वापस इंडिया आ चुकी थी। दोनों का इरादा अब शादी का ही था, मगर जैसे हालात बदल चुके थे, अर्जुन का मन उलझ गया था। उस दिन जब वो घर आया तो घर में बहुत परेशानी का माहौल था। अब भी आरोही की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। अपने पापा के कहने पर वो आरोही के कमरे में उससे मिलने गया। आरोही की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, कितनी ही देर तक अपनी वीरान आंखों से उसे देखती रही और फिर तुरंत उठकर उसके सामने आकर उसका कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, मैं जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को, तुम मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहते थे। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारे रिश्ते होंगे, उनकी जिंदगियाँ बर्बाद कर चुके हो तुम लड़कियों की वीडियो बनाकर वायरल करते हो ना, है ना? जो कुछ उसके मुंह में आ रहा था वो बोलती जा रही थी। सब लोग हैरानों परेशान होकर उसे देख रहे थे। इससे पहले कि गलतफहमियां और बढ़ती, अर्जुन ने बहुत ही प्यार से आरोही के हाथों से अपना कॉलर छुड़ाया था और उसे बेड पर बिठाने के बाद वो सबके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर नज़रें झुकाकर सबके सामने कहा, कोई भी गलत मत समझिए, मैं सच्चाई बताता हूँ। जो कुछ हुआ था ना तो उसमें मेरी गलती थी और ना ही आरोही की, लेकिन ये बात भी मैं मानता हूँ कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और आज मैं वो सब कुछ आप लोगों को बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। उसने सबके सामने उस दिन की घटना की पूरी सच्चाई बता दी, जो कुछ भी सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ था। सबके चेहरों पर हैरानी और अविश्वास छा गया। विमला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन्हें अच्छे से अंदाजा हो गया था कि आरोही की ऐसी हालत क्यों हो गई थी। उनकी बच्ची बहुत ही नाजुक सी थी, बहुत ही शर्मीली। ऐसे में अर्जुन का उसके इतने करीब आना, वो भी इस हाल में, वो कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने आगे बढ़कर आरोही को अपने सीने से लगा लिया और आरोही अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। सहगल अंकल ने अर्जुन की तरफ देखा और फिर सबके सामने एक ऐलान कर दिया, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, मुझे यहाँ आकर रहना ही नहीं चाहिए था, ये जानते हुए कि यहाँ 2 जवान बेटियाँ मौजूद हैं। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अर्जुन की शादी आरोही से ही होगी और धूमधाम से होगी। आपकी बेटी आज से हमारी इज्जत है। आरोही की हालत ऐसी थी कि वो कुछ भी जवाब न दे सकी। उसने अविश्वास और हैरत से अपनी माँ की ओर देखा, लेकिन विमला जी ने आंखों के इशारे से उसे कुछ भी कहने से रोके रखा। सदमे से बाहर आने में उसे कुछ हफ्ते लग गए थे। फिर एक दिन जब उसके पापा उसके पास बैठकर नरमी से बोले, आरोही बेटा, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अर्जुन से हो जाए, और वो भी बहुत जल्द, बिना टाइम वेस्ट किए। यही तुम्हारे और हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि अस्पताल में जो कुछ तुम चीख चीख कर बोल रही थी, लोग बात का बतंगड़ बना सकते हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी बेटी की तरफ कोई उंगली उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। उस वक्त उसके माँ बाप दोनों उसके पास बैठे थे। उसकी माँ बार बार उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दे रही थी। आरोही चुपचाप आंखें झुकाए बैठी थी। उसका तो कोई कसूर भी नहीं था। उसने तो अपने होने वाले जीवन साथी के लिए कई सपने सजा रखे थे। उसकी नज़र में अर्जुन एक किरदार से गिरी हुई शख्सियत था, जो कई लड़कियों के साथ रिश्ते रखता था,
लेकिन वो चाहती थी जिससे उसकी शादी हो वो बिल्कुल उसके जैसा हो, एक शरीफ नेक इंसान जिसने आज तक किसी लड़की से बात तक ना की हो। उसके करीब होना, उससे रिश्ता बनाना तो दूर की बात था। लेकिन फिर अपने माँ बाप के दबाव में आकर उसने हाँ कर दी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन, जिसने कई सालों तक प्रीता से मोहब्बत की थी, एक गहरी सांस लेकर रह गया था इस फैसले पर। वो प्रीता से इस बारे में बात करना चाहता था, कोई हल निकालना चाहता था। इसलिए एक दिन अचानक अर्जुन प्रीता के घर पहुंच गया। घर में काफ़ी सन्नाटा था। जैसे उसने घर में कदम रखा, सामने ही प्रीता हाथों में वाइन का गिलास पकड़े घूंट घूंट पी रही थी। स्पीकर पर गाने चल रहे थे और उसके साथ उसका एक दोस्त भी मौजूद था। दोनों एक दूसरे के आपत्तिजनक रूप से करीब थे। जैसे ही प्रीता ने अर्जुन को देखा तो नशे में धुत होकर बोली, अरे तुम आओ ना, तुम भी हमें ज्वाइन करो। लेकिन अर्जुन अब गुस्से से बेकाबू हो चुका था। उसकी ज़िंदगी में जो पहली लड़की आई थी वो प्रीता ही थी, जिस पर वो आंखें बंद करके भरोसा करता था। अर्जुन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्रीता उसे धोखा दे सकती है। वो बिना कुछ बताए वहाँ से वापस लौट आया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। इतना अमीर और रुतबेदार खूबसूरत हैंडसम लड़का मिलने की बात सुनकर बिमला जी बहुत खुश थीं। निशा भी बहुत खुश थी, लेकिन आरोही की हालत ऐसी थी जैसे वो किसी बदले की भावना के तहत इस रिश्ते में शामिल हो रही हो। और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब दोनों की शादी हो चुकी थी और सहगल अंकल अपने पुराने घर को आरोही को विदा कराकर ले आए थे। उनका यही मानना था कि एक माँ बाप अपने बेटे और बहू को ऑस्ट्रेलिया बुला लेंगे। वे अगले ही दिन वापस ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे और वहीं दुल्हन बनी आरोही चुपचाप बैठी थी। जब अर्जुन कमरे में कदम रखता है, एक नज़र आरोही पर डालता है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इससे पहले कि अर्जुन कुछ कहता, आरोही तड़प कर बोल उठी, खबरदार, ये मत समझना कि तुम अपने प्लान में कामयाब हो गए हो और मुझे हासिल कर लोगे। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत से तुमने खिलवाड़ किया होगा। बदला लिया है ना मुझसे। मैंने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी, तुम्हें कॉलर से पकड़ा था, उसी का बदला लिया है ना तुमने। वो एक के बाद एक इल्ज़ाम उस पर लगाए जा रही थी, लेकिन अर्जुन के अंदर अब और सुनने की हिम्मत नहीं थी। उसने उसे दोनों बाहों से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर लिया और गुस्से से चीख कर कहा, चुप हो जाओ। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो सिर्फ तुम मुझे सुनाती ही जाती हो, जो तुम्हारे मन में आता है बोलती रहती हो, लेकिन अब और नहीं। तुम क्या समझती हो? तुम्हें लगता है अब तुम मेरे दिल पर कब्जा कर लोगी? मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, 5 साल की मोहब्बत थी वो मेरी, लेकिन तुम बीच में आकर टपक पड़ी। ये तुम्हारी मनहूसियत है कि वो लड़की किसी और की हो गई है। तुम जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो वो मैं भी कह सकता हूँ कि तुमने जानबूझकर ये सारा ड्रामा रचा ताकि मुझसे शादी कर सको। तुम उस दिन बिना कपड़ों के कमरे में खड़ी थी, मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं किया था, समझी? ये कहकर अर्जुन ने उसे छोड़ दिया और वो छोटे बच्चों की तरह रोती हुई बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके दिल और दिमाग पर इसका गहरा असर पड़ा था। शायद सच कहा था, अगर अर्जुन ने गलतियां की थीं तो आरोही ने भी की थीं। हालात की विडंबना थी कि दोनों की तकदीर में यही लिखा था। अर्जुन उसे कमरे में ही छोड़कर बाहर निकल गया था और वो सारी रात वहीं बैठकर रोती रही। अपने आप को दुल्हन के रूप में देखना उसे अब उलझन देने लगा था। इसीलिए उठकर उसने चेंज कर लिया और न जाने कब रोते रोते सो गई थी। थक हार कर अर्जुन भी कमरे में वापस आ गया था। आरोही को बेड पर सोता देखकर उसने गहरी सांस ली और तकिया उठाकर सोफे पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह दोनों की आंखें सूजी हुई थीं। दोनों ही ठीक से सो नहीं पाए थे। सहगल अंकल दोनों से मिलकर ऑस्ट्रेलिया वापस जा चुके थे। शादी के बाद आरोही के मायके में दोनों की दावत थी। 2 दिन तक दोनों वहीं रहे। बिमला जी ने आरोही को यही समझाया कि बेटा अब तुम्हारा घर वही है, अपने पति के साथ रहो, उसे खुश करो, जो किस्मत में लिखा था वो हो चुका है और अब आगे कुछ भी गलत कदम मत उठाना। ये याद रखना कि तुमसे छोटी एक बहन और भी है। अर्जुन बेचैन था क्योंकि जिसे वो अब तक प्यार करता था उसे किसी और की बाहों में पा चुका था और जिससे प्यार नहीं करता था उसे अपनी पत्नी बनाकर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था। आरोही ने तीसरे दिन से ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। वो अपने हाथों से खाना वगैरह बनाकर रखती थी और इन दिनों दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। आरोही अर्जुन के आने से पहले ही सो जाया करती थी। अर्जुन ने अब तक उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी। वो चुपचाप अपना तकिया उठाता और सोफे पर जाकर लेट जाता। हालांकि आरोही को तो लगता था वो ज़बरदस्ती ही सही
उससे अपना हक जरूर वसूल करेगा। आखिर वो इतना शरीफ तो नहीं कि अपने जायज रिश्ते में बंधी लड़की को यूं ही छोड़ दे। लेकिन अर्जुन का ये रूटीन देखकर आरोही का दिल धीरे धीरे उसकी तरफ से बदलने लगा था। और फिर सबसे बड़ी खास बात तो ये थी कि अब आरोही को थोड़ा बहुत अच्छे से अंदाजा हो चुका था कि उसने जो कुछ भी अर्जुन के बारे में सोचा था वो शायद पूरी तरह से गलत था। वो इतना भी बुरा नहीं था जितना वो समझ रही थी, ना ही वो कोई आवारा टाइप का लड़का था। शाम को जब आरोही खाना बनाकर किचन से निकली तभी अचानक जोर से लॉन्च का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर घुस आई। कहाँ है वो डायन, मेरी खुशियाँ मुझसे छीनने वाली, मुझसे अर्जुन को छीनने वाली। 5 साल का प्यार था वो मेरा और तुम उसे मुझसे कैसे छीन सकती हो। सामने प्रीता खड़ी थी। उसने एक नज़र अर्जुन पर डाली और कहा, तुम कैसे इतनी जल्दी उसकी बातों में आकर मुझे भूल गए। क्या मेरी मोहब्बत, मुझसे किए गए वो वादे सब झूठ थे। मैं इस डायन को नहीं छोड़ूंगी, मैं इसकी जान। ये कहकर वो आरोही की ओर बढ़ी थी और अपने लंबे नाखून आरोही की गर्दन में चुभाने लगी। आरोही जोर से चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तभी अर्जुन ने आगे बढ़कर उसे अपनी बीवी से अलग कर दिया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारते हुए बोला, शट अप, खबरदार, जो मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाया तो दूर हो जाओ उससे। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और तुम किस बुनियाद पर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो? क्या भूल गई तुमने जो कुछ मेरे सामने किया? मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मत भूलो प्रीता, उसने नहीं, तुमने खुद मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है। उसकी बात पर प्रीता एकदम से घबरा गई और बात को घुमाने लगी। अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत जल्दी। वो जल्दी से अर्जुन की तरफ बढ़ी थी और उसके गले लगने की कोशिश करने लगी, लेकिन अर्जुन अब उससे दूर हो चुका था। मेरे मन पर, मेरे तन पर सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी का हक है। मुझे छूने की, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। जाओ अपने उसी दोस्त के पास जिसके साथ उस दिन तुम अय्याशियाँ कर रही थीं। मजबूरन अपमान झेलने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चली गई। प्रीता के जाने के बाद अर्जुन ने फिक्र से आरोही की ओर देखा और तुरंत उसके जख्मी गले पर हाथ रख दिया जहाँ से हल्का हल्का खून निकल रहा था। वो उसे कमरे में ले आया और उसकी मरहम पट्टी करने लगा। बड़ी हिम्मत करके आरोही ने पूछा, वो लड़की कौन थी? अर्जुन ने जवाब दिया, वो मेरी मोहब्बत थी और मैंने उसे तुम्हारे बारे में सच नहीं बताया था। धीरे धीरे वो उसे 5 साल की अपनी मोहब्बत की कहानी बताने लगा। इसके बाद अर्जुन ने कहा, तुम तो मुझे चरित्रहीन समझती हो। न जाने कितनी लड़कियों के साथ मेरा उठना बैठना था, लेकिन ये जरूरी नहीं जो लड़का किसी दूसरे देश से वापस आए वो बुरा ही हो। कुछ मेरे जैसे भी होते हैं जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन साथी के लिए बचा कर रखते हैं। और शायद भगवान भी मेरी इस साफ नीयत को जानता था, तभी तो उसने मुझे प्रीता से बचा लिया। जिस तरह मैंने अपने जज्बात अपने जीवन साथी के लिए बचा कर रखे थे, तो भगवान मेरे हिस्से में ऐसा जीवन साथी कैसे लिख सकता था जिसके जज्बात मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए थे। वो अपना सब कुछ किसी और पर लुटाकर मेरे पास आती, ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी होती। आरोही आंखें फाड़े अर्जुन को देख रही थी। कितना गलत समझा था उसने अर्जुन को। वो तुरंत अपनी नज़रें झुका गई। आई एम सॉरी अर्जुन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। कोई बात नहीं आरोही, हालात ही कुछ ऐसे थे, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। कहते हुए उसने आरोही की गर्दन पर क्रीम लगाई थी और दर्द के मारे आरोही हल्के से सिसक उठी थी। उसके दर्द के एहसास से अर्जुन धीरे धीरे अपने होठों से फूंक मारते हुए उसकी गर्दन पर क्रीम लगाने लगा था और वो उसके नरम एहसास पर अंदर ही अंदर खुशी से भरने लगी थी। कितना खूबसूरत एहसास था। आज वो पहली बार इस एहसास को महसूस कर रही थी। उसके लबों पर हल्की सी एक मुस्कान आई थी। वो चोरी चोरी अर्जुन को देख रही थी। आज से पहले अर्जुन उसे कभी इतना खूबसूरत, इतना हंसी नहीं लगा था जितना आज लग रहा था। उसका जी चाहा आगे बढ़कर वो अर्जुन के गले लग जाए, लेकिन फिलहाल के लिए उसने खुद को रोके रखा। आरोही ने भी माफ़ी मांगी और अर्जुन ने भी अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांगी। इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते में कुछ सुधार आने लगा। पहले ये रिश्ता दोस्ती में बदला और फिर धीरे धीरे वो मोहब्बत में बदलने लगा, लेकिन मोहब्बत का इजहार अब भी बाकी था। एक शाम आरोही किताबें पढ़ रही थी, तभी अचानक बाहर बारिश होने लगी। न जाने उसे क्या सूझा कि वो तेजी से बाहर आई, दुपट्टा उतार कर एक तरफ रखा और बारिश में भीगने लगी। आंखें बंद किए वो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस कर रही थी। तभी अर्जुन बाहर से आया था और उसे बारिश में भीगते हुए झूमते देख सुकून से मुस्कुराते हुए
उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। पानी में भीगा हुआ उसका वजूद अर्जुन के मन में गुदगुदी सी भरने लगा था। उसके होंठ आरोही के भीगे होंठों को छूने के लिए मचलने लगे थे। उसका बल खाता सरापा जो पानी में भीगकर और भी खूबसूरत हो गया था, अर्जुन अपनी बाहों में भरने के लिए बेताब हुआ था। अगले ही पल उसने अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए। जैसे ही आरोही को उसके हाथ अपने शरीर पर महसूस हुए, वो थोड़ी सी घबरा गई। अर्जुन ने उसकी घबराहट को देखकर तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए। वो उससे माफ़ी मांगने ही वाला था। शायद वो अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन तभी आरोही ने आगे बढ़कर अपने पैरों पर थोड़ा सा ऊंचा होते हुए अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और फिर अगले ही पल शर्माकर अपनी नज़रें झुका ली। अर्जुन तो हैरान रह गया था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। शायद इसकी वजह यह भी थी कि शादी के 2 महीने से भी एक दूसरे के साथ ही रह रहे थे और इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को अच्छे से जान भी लिया था। सारी गलतफहमियां धीरे धीरे मिट चुकी थीं। वो डर जो आरोही के दिल में बसा हुआ था अब ख़त्म हो चुका था। हर मर्द बुरा नहीं होता और वो खुद को ज़्यादा ही संवेदनशील और शक करने वाली हो गई थी। असलियत में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा वो हमेशा समझती थी। उसने खुद अर्जुन के हाथ अपनी कमर पर रखे थे। तभी जोरदार बादल गरजे और बारिश और भी तेज हो गई। अर्जुन ने धीरे धीरे उसे अपने करीब कर लिया और बेकरार होकर उसके भीगे वजूद में गुम होने लगा। शायद ये उनकी खूबसूरत ज़िंदगी की एक नई शुरुआत थी। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया, सुकून और मोहब्बत में डूबकर उसके गले पर अपने होंठ रख दिए और तभी आरोही के होंठों से एक धीमी की सिसकी निकली थी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठा और सीधा बेडरूम में लेकर आया था। आज वो अपने रिश्ते का नया आगाज करना चाहता था, जिसमें दोनों की मर्जी शामिल थी। लाइट बंद करते हुए दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए थे। बारिश की वो रात दोनों की ज़िंदगी का एक नया मोड़ बनकर आई थी। जिस रिश्ते की शुरुआत नफरत, गलतफहमी और मजबूरी से हुई थी, अब उसमें प्यार की महक घुलने लगी थी। उस रात अर्जुन का प्यार आरोही के चेहरे पर एक नई चमक लेकर आया था। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आईं, तो आरोही अर्जुन की बाहों में सिमटी हुई थी। उसकी पलकों पर नींद अब भी बाकी थी, क्योंकि पूरी रात अर्जुन ने उसे सोने नहीं दिया था। अपने प्यार की शिद्दतों से उसे बेहाल रखा था। उसका एक एक अंग अर्जुन की मोहब्बत की गवाही दे रहा था, क्योंकि अर्जुन ने टूटकर उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोया था। लेकिन चेहरे पर एक ऐसी सुकून भरी मुस्कान थी जो शायद उसने महीनों बाद महसूस की थी। वो थोड़ा सा कसमसाई तो अर्जुन ने उसे अपनी ओर और भी करीब खींच लिया था। अर्जुन उसकी जुल्फ़ों को अपनी उंगलियों से सहला रहा था। तुम जब मुस्कुराती हो ना, तो मेरी पूरी दुनिया ठहर जाती है, उसने धीमे से कहते हुए उसके होंठों को अपने होंठों से टच किया था। आरोही ने पूरी आंखें खोली, उसकी तरफ देखा और अपने होंठों पर उंगली रख दी। कुछ मत कहो, बस ऐसे ही देखते रहो। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा मेरी जान। इतनी खूबसूरत हो कि एक बार में मन ही नहीं भरा। कहते कहते वो उसे खींचकर अपने ऊपर कर चुका था। उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके चेहरे के हर नक्श को निहारने लगा। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ने लगा था। वही लाल टमाटर जैसे गाल जिनमें कभी अर्जुन उलझकर रह जाया करता था, अब उसे पूरा हक था कि इन लाल टमाटर जैसे गालों को छूकर महसूस करे। और अगले ही पल उसने अपने होंठों से उसके गालों को छू लिया था। उसके इरादों को भांपकर आरोही उसके सीने में दुबक गई थी और फिर से उसकी शिद्दतें सहने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे भी अर्जुन की संगत में सुकून मिला था और वो ये सुकून दोबारा चाहती थी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए दोनों को ऊपर कंबल डाल लिया था। दिन बीतते गए और उनका प्यार और भी गहरा होता चला गया। अर्जुन कभी कभी उसे सरप्राइज डिनर पर ले जाता, कभी कभी उसके पसंदीदा फूल ले आता, तो कभी उसकी थकान भरी आंखों को देखकर बिना कहे उसके लिए चाय बना लाता। आरोही ने भी उस दिन के बाद अपने नन्हे नन्हे इशारों से ये जता दिया कि वो अब पूरी तरह उसकी हो चुकी है। वो उसके लिए कविताएं लिखने लगी, उसके ऑफिस लौटने तक उसका इंतजार करती, और जब वो थका हुआ आता तो उसके माथे पर हल्का सा प्यार करते हुए कहती, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी, बस इसके अलावा कोई भी तीसरा हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। ये तो जुल्म है मेरे ऊपर, अर्जुन छोटी नाराज़गी से कहता और आरोही डर जाती। कैसा जुल्म? मैं तो आपसे कितना प्यार करती हूँ। भाई तीसरे को तो हमारी लाइफ में आना ही चाहिए, हमारे प्यार की निशानी। वो आंखों में ढेर सारी शरारत भरकर कहता और आरोही उसके सीने से लग जाती। वो तीसरा नहीं बल्कि हमारे ही वजूद का हिस्सा होगा अर्जुन, हमारी ज़िंदगी, हमारी जान, हमारे प्यार की निशानी।
एक दिन अर्जुन ने छत पर एक छोटा सा कैंडल लाइट डिनर सजाया। आसमान तारों से भरा था और हल्की सी हवा चल रही थी। आरोही ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी जो अर्जुन की पसंद की थी। वो जब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, पता है, उस दिन जब तुम बारिश में भीग रही थी, मेरा मन तुम्हें छूने के लिए मचलने लगा था। लेकिन अगर तुम उस दिन भी इनकार कर देती तो मैं तुम्हारे करीब कभी ना आता। मैं तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रहा था, और इस हाँ के लिए चाहे मुझे कितने ही सालों इंतज़ार क्यों ना करना पड़ता, मैं इंतज़ार करता। और आरोही ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला दिया था। मैं जानती हूँ अर्जुन कि तुम कितने अच्छे हो। उस रात दोनों ने अपने सारे दर्द, सारी गलतफहमियाँ और बीते हुए कल को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया था। अर्जुन ने आरोही की मांग में सिंदूर भरा और कहा, अब से हर दिन, हर लम्हा सिर्फ हमारा होगा। आरोही ने उसके सीने से लगकर धीरे से कहा, और मैं हर सुबह तुम्हारी बाहों में जागना चाहती हूँ। उस पल में न कोई दुनिया थी, न कोई डर, बस दो दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे, और एक रिश्ता जो अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि उनकी रूहों का बंधन बन चुका था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।